हाँ जी, नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल हाइपर स्टडीज़ में। और मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड के बारे में, और वर्ल्ड में हमने जहाँ तक टॉपिक को देख लिया था उसके आगे हम देखते हैं। जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जान लिया था, हमें हीमोग्लोबिन के बारे में आगे जानना है। हमने पहले जो वर्ल्ड के बारे में जो सामान्य था उसमें, जैसे कि ये क्या था, ठोस संयोजी तरल संयोजी था, इस तरीके से हमने। और वर्ल्ड के बारे में हमने प्लाज्मा वगैरह कि कितना उसमें पानी का परसेंटेज होता है, कितना उसमें प्रोटीन में कौन से भाग होते हैं, इस तरीके से हमने कुछ वर्गीकरण पिछले वीडियो में देखा था। और आगे हम देखते हैं इसी वर्ल्ड का एक भाग है अन्य पार्ट जो है, जैसे कि प्लीहा। प्लीहा को हिंदी में कहेंगे, आप जानते हो, तिल्ली भी कहा जाता है। देखिए, प्लीहा यानी कि तिल्ली, ये संरचना है जो तिल्ली नामक संरचना प्लीहा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये होती है अमाशय के पास। कहाँ पर? अमाशय के पास। अमाशय के पास स्थित एक संरचना। और खराब जो आरबीसी जो हो जाती है उनका फिर संग्रहण, यानी कि वो एकत्रित कहाँ पर होती है, वो इस प्लीहा में ही होती है। क्वेश्चन ये था कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़खाना किसे कहा जाता है, तो प्लीहा या फिर तिल्ली को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शरीर में आपको पता है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है। उसके बाद में जो खराब आरबीसी है, खराब आरबीसी, उनका एकत्रण कहाँ पर होगा, वो इस प्लीहा यानी कि तिल्ली में ही होता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, हमें इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का बूचड़खाना, इस तरीके से अन्य भी वर्ड इसके रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। यानी आरबीसी का जो विनाश हो रहा है वो कहाँ पर होगा, फिर लास्ट में जाकर प्लीहा में ही होगा। और इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। शरीर का क्या होती है ये? ब्लड बैंक भी होती है। शरीर का ब्लड बैंक भी कौन होती है? प्लीहा या फिर तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली के यदि भागों की हम बात करें तो इसके भाग देखिए, प्लीहा या तिल्ली, इसके दो भाग होते हैं, एक तो लाल मज्जा और एक श्वेत मज्जा। इसके देख रहे हैं हम भाग, कितने भाग होंगे? दो में पहला लाल मज्जा और दूसरा श्वेत मज्जा। देखिए, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन है? प्लीहा। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि यदि पूछा जाए तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? प्लीहा। मलेरिया रोग में क्या होता है कि प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाती है, मलेरिया रोग, तो इस मलेरिया रोग में क्या होगा? प्लीहा का आकार इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आरबीसी में आपको पता है क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। एक बात ये भी आपको वैसे तो पता ही होगी कि जब आरबीसी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक किस में पाया जाता है? आरबीसी में। अब जब बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन की बात आई, तो हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, इसकी संरचना कैसी है, किससे बना हुआ है, हम पढ़ते हैं आगे। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पूरा नाम दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। हिम प्लस में ग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब इसमें कितनी परसेंटेज
5 और ग्लोबिन का परसेंटेज लगभग 95%। हीमोग्लोबिन की जो संरचना है इसमें क्या होता है कि 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। जैसे कि इस तरीके से क्या हो, इसमें 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलती है हमें, और बीच में आपको पता है क्या होता है इसमें आयरन यानी कि Fe। इन 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ी रहती है। तो एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन का परिवहन करता है, 4 ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी कि एक जो पेप्टाइड श्रृंखला हमारी हीमोग्लोबिन की बनी हुई है, एक पेप्टाइड श्रृंखला, उसके द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, 4 ऑक्सीजन का, 4 O2 का परिवहन। हीमोग्लोबिन की यदि मात्रा की बात करते हैं हम, हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में ज़्यादा होती है और महिलाओं में कम। पुरुष में लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। और महिला की यदि बात करें तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग होती है 12 से लेकर 14, 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड में। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ, हीम का परसेंटेज 5 और ग्लोबिन का परसेंटेज 95। हीमोग्लोबिन की संरचना में बीच में Fe अणु 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़े हुए होते। प्रत्येक पेप्टाइड, ये जो एक जो पेप्टाइड श्रृंखला बनी हुई है हमारे पास में पूरी हीमोग्लोबिन की, उसके द्वारा कितने ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, 4 ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मात्रा की जब बात करते हैं पुरुष या महिला में, तो पुरुष में तो लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, और महिला में लगभग 12 से लेकर 14 ग्राम प्रति 100 ml। हीमोग्लोबिन का यदि क्रम देखें कि किस में ज़्यादा और किस में कम पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन का क्रम, तो जब भ्रूण होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे अधिक है। भ्रूण उससे कम शिशु, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हीमोग्लोबिन कम होता जाता है। शिशु उससे कम है, वयस्क में उससे कम है, वयस्क में उससे कम पुरुष, उसके बाद में महिला, और सबसे लास्ट में कम मात्रा में बुजुर्ग में, यानी कि बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उसमें। ये है कुछ हीमोग्लोबिन का हमने क्रम देखा है। ये था हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ। आगे हम पढ़ते हैं WBC के बारे में, यानी कि श्वेत रक्त कणिका। WBC का पूरा नाम क्या होगा, वाइट ब्लड कार्पल्स, या फिर हिंदी में कहें तो श्वेत रक्त कणिका। अन्य नाम है और भी इनका, क्या है, ल्यूकोसाइट। इनको क्या पढ़ते हैं हम, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। किनको, WBC को। संख्या लगभग 6 से 12 हज़ार, 6 से 12 हज़ार लगभग इनकी संख्या हमारे शरीर में पाई जाती है। और विशेष बात यही है कि इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, यानी इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। इनके जीवन काल की यदि बात करें, RBC का तो था 120 दिन, लेकिन इनका कितना होता है जीवन काल, जीवन काल 4 से 5 दिन तक की, बस 4 से 5 दिन। WBC करती क्या है, सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में यदि एंटर कर जाते हैं तो उनका भक्षण का कार्य करती है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ध भक्षाणु अथवा
इसे शरीर का क्या कहते हैं, सैनिक भी कहा जाता है। यानी ये करती है सूक्ष्म जीवों का भक्षण, शरीर में सूक्ष्म जीवों का भक्षण। और सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने के कारण ही इसे क्या कहेंगे, वृहद भक्षाणु या फिर शरीर का सैनिक। वृहद भक्षाणु या शरीर का सैनिक, क्योंकि सैनिक क्या करता है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है ना, उसी प्रकार से ये भी क्या करती है, हमारे शरीर में बाहरी सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से शरीर को बचाती है। WBC का निर्माण थाइमस या फिर अस्थि मज्जा में होता है। WBC का यदि निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कहाँ पे होता है, इनका निर्माण होता है थाइमस या फिर अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। ये WBC के बारे में अपनी सामान्य जानकारी थी। आगे हम देखते हैं कि WBC के प्रकार, यानी WBC को क्या पढ़ते हैं हमें, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। शरीर में इनकी संख्या लगभग 6 से 12,000। WBC के प्रकार, WBC के प्रकार यदि देखें तो एक तो होती है WBC कणिका में यानी कणों के रूप में, और एक होती है अकणिका में। दो पार्टों में हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहली कौन सी है, कणिका में, और अगली है अकणिका में। कणिका में WBC की यदि बात करते हैं हम तो देखिए, कणिका में WBC, इसमें क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल लगभग परसेंटेज की बात करें न्यूट्रोफिल की तो इसमें लगभग 60 से लेकर 65%। बात किसकी चल रही है, WBC की। और WBC के प्रकार देख रहे हैं हम। प्रकारों में पहला कणिका में प्रकार और अगला अकणिका में। कणिका में प्रकार के अंतर्गत देख रहे हैं कि क्या क्या पाया जा रहा है। एक पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, पहला 60 से लेकर 65%। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, यानी संख्या में क्या होती है, ज़्यादा। इनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा संख्या किनकी, न्यूट्रोफिल्स की। कार्य क्या है, भक्षण का। कार्य क्या है, भक्षण करने का। आगे बात करें न्यूट्रोफिल्स के बाद में कि कणिका में और कौन सी होती है, तो बेसोफिल। कौन है, बेसोफिल। इनका परसेंटेज यदि देखें तो कम होता है, 0.1 से लेकर मायने हो रही है लगभग 0.1 से लेकर 1% तक बेसोफिल की, यानी कि संख्या में क्या है, सबसे कम है। इनकी संख्या क्या होती है, कम, यानी कि सर्वाधिक कमी इनमें पाई जाती है, सर्वाधिक कम संख्या में ये होती है। और इनका कार्य क्या है, तो ये होती है एलर्जी वगैरह जब शरीर में हो जाती है तो इनका कार्य होता है, यानी एलर्जी में ज़्यादातर प्रयुक्त होती है, यानी कार्य करने का इनका एलर्जी में ज़्यादा योगदान है। और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और उसके बाद में होती है आपकी इयोसोनोफिल। कौन है, इयोसोनोफिल। इयोसोनोफिल की परसेंटेज लगभग वही 1 से लेकर 2% तक। और ये क्या करती है, जब शरीर में किसी अन्य का संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण से क्या करती है, हमारे शरीर का बचाव। इनका कार्य है संक्रमण के समय, संक्रमण से बचाव। मैंने आपको बताया था WBC क्या करती है। WBC का कार्य होता है जो सूक्ष्म जीव किसी भी शरीर में किसी तरीके से एंटर हो जाते हैं तो उनके भक्षण का कार्य।
और WBC के जब हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो एक तो कणिकामय प्रकार और एक अकणिकामय। हमने देखा है कणिकामय प्रकार के अंतर्गत 3 प्रकार की, कौन? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल्स लगभग 60 से लेकर 65%, सर्वाधिक संख्या होती है इनकी। कार्य क्या है? भक्षण करने का कार्य। बेसोफिल लगभग 0.1 से 1% तक माइनर है, यानी संख्या में सर्वाधिक कम। कार्य क्या है? एलर्जी में प्रयुक्त। बेसोफिल का कार्य क्या है? एलर्जी में प्रयुक्त। तीसरी इयोसिनोफिल लगभग 1 से लेकर 2% तक, और इनका कार्य क्या है? संक्रमण से बचाव। अब बात करते हैं किसकी? अकणिकामय की। अकणिकामय को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। अकणिकामय को आगे कितने पार्टों में बांट लिया? वापिस से 2 पार्टों में। एक कौन है? लिम्फोसाइट, और एक कौन है? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में देखिए, यदि पहले मोनोसाइट की बात करते हैं तो ये क्या करती है? ये एंटीबॉडी निर्माण करके और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करती है। यानी मोनोसाइट का तो कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी का निर्माण, और एंटीबॉडी का निर्माण जब कर लेगी तो क्या हो जाएगा? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र का विकास किसके द्वारा? मोनोसाइट के द्वारा। अब लिम्फोसाइट की यदि बात करते हैं तो लिम्फोसाइट को फिर आगे हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इस लिम्फोसाइट को वापस से 2 पार्टों में डिवाइड करें तो देखिए कौन कौन सी? पहली तो है टी लिम्फोसाइट और अगली है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और एक कौन है? बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट फिर दोबारा आगे 2 पार्टों में डिवाइड होती है, कौन सी? टी हेल्पर और टी किलर। इनका फिर आगे 2 पार्टों में डिवाइडेशन आपके, एक कौन सी? टी हेल्पर, और एक कौन सी है? टी किलर। टी हेल्पर और टी किलर। टी हेल्पर को T4 भी कहा जाता है और टी किलर को T8 भी कहा जाता है। टी हेल्पर क्यों पढ़ा यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पर ये टी हेल्पर है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे? एड्स रोग से लड़ने में सबसे पहले सहायक ये टी हेल्पर ही होती है, यानी टी सहायक जिसे बोलते हैं हम, वही क्या होती है? एड्स रोग से हमारे शरीर को सबसे पहले लड़ने का कार्य करती है। यानी ये जो T4 है ये क्या करती है? एड्स से, एड्स आपको पता है ना सबसे खतरनाक बीमारी है वायरस की, HIV वायरस है। एड्स से लड़ने में सहायक है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं? टी हेल्पर कहा जाता है। और जब बी लिम्फोसाइट की यदि बात करते हैं कि इनके आगे इनमें क्या सिस्टम है, तो WBC क्या होती है? बी लिम्फोसाइट के बारे में हमें क्या होता है? वैसे भी आगे ज़्यादा कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है आपको। तो देखिए एक बार दोबारा बता दे दूँ ये पूरा वर्गीकरण क्या है, क्योंकि इसमें यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बनते हैं। देखिए हम बात करते हैं WBC के प्रकार की। WBC को हमने 2 प्रकार में बांट लिया। पहला क्या बांटा? कणिका में, और दूसरा क्या बांटा? अकणिका में। कणिका में हमने देखा पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, संख्या लगभग 60 से लेकर 65%, सर्वाधिक संख्या में ये पाई जाती है। कार्य इनका भक्षण करने का कार्य। दूसरी हमने देखी बेसोफिल, लगभग 0.1 से 1%, संख्या इनकी सर्वाधिक कम है। कार्य क्या है? एलर्जी में प्रयुक्त। अगली हमने देखी इयोसिनोफिल, 1 से लेकर 2%, कार्य क्या है? संक्रमण से बचाव, यानी शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाव का कार्य कर रही है हमारी। फिर हमने देखा अकणिका में। अकणिका में को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट।
पहले हमने बात की मोनोसाइट की। कार्य क्या है? एंटीबॉडी निर्माण का। एंटीबॉडी निर्माण से होगा क्या? प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। प्रतिरक्षा तंत्र का शरीर में विकास करने में सहायक है। कौन है? मोनोसाइट। किस तरीके से? एंटीबॉडी का निर्माण करके। जैसे आपने अभी कोरोना बीमारी है जो वायरस, उसके बारे में सुना है ना, तो वो कैसे हो सकता है? वायरस का सीधे कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो रहा है, तो इससे हमारा हो यही सकता है कि यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो क्या हो सकता है? व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसके शरीर में क्या होती है? रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यून सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए। तो वो उसमें होता क्या है? उस विषाणु के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण यदि शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो क्या होता है? वो व्यक्ति उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है। यानी कि फिर इसमें सहायक कौन है? WBC, जो अकणिकामय प्रकार, उसमें मोनोसाइट सबसे पहले एंटीबॉडी निर्माण का कार्य करती है। और दूसरा अकणिका में हमने देखा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को वापस हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थी, उनको फिर वापस आगे दो पार्ट किस प्रकार की है? टी हेल्पर और टी किलर, यानी T4 और T8 प्रकार की। T4 जो है वो एड्स से लड़ने में क्या होती है? सहायक है। तो ये हमारा WBC से संबंधित जो भी पार्ट था वो सारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और एक बात और देख लीजिए, यदि रोग से संबंधित पूछता है, यदि WBC की संख्या लाखों की संख्या में ज़्यादा बढ़ जाए तो भी क्या होता है? शरीर को नुकसानदायी होता है, उससे भी क्या होता है? रोग होता है, और उसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर भी कहा जाता है उसे। WBC की संख्या यदि लाखों की संख्या में बढ़ जाती है तो उसे ब्लड कैंसर होने की संभावना हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा WBC और RBC हमने कंप्लीट किया। आप देखिए, आपको अनुपात भी पूछ सकता है कि RBC अनुपात WBC कितना होता है? तो ये अनुपात होता है लगभग 600/1, 600:1 परसेंटेज में है। अब बात करते हैं RBC और WBC के बाद में प्लेटलेट्स। डेंगू रोग होता है, उसमें आपको पता भी होगा प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। देखिए, प्लेटलेट्स की यदि बात करें तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है रुधिर का थक्का बनाना, या फिर इनका दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु। यानी इनका कार्य है शरीर में रुधिर का थक्का बनाने का। कार्य रुधिर का थक्का बनाना, इसलिए इनको अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु। संख्या कितनी? लगभग 1.5 से 3.5 लाख, यानी 1.5 से लगभग 3.5 लाख प्रति घन इनकी संख्या हमें मिलती है। कितनी? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन। जीवन काल RBC का कितना था? 120। उनका कितना? 4 से 5। और इनका होता है 10 से लेकर 12 दिन। जीवन काल लगभग 10 से 12 दिन। इनकी कमी से क्या हो जाता है? थ्रोम्बोपिनिया नामक रोग हो जाता है। यानी फिर कमी का मतलब यही है कि जो कार्य है वो प्रभावित होगा, और कार्य क्या? रुधिर का थक्का बनना। तो जब कमी होगी इनकी प्लेटलेट्स की तो रुधिर का थक्का बनना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि रुधिर का थक्का बनेगा ही नहीं। तो जब प्लेटलेट्स की क्या हो जाए? कमी, तो इनकी कमी से रोग होता है, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोपिनिया। थ्रोम्बोपिनिया। और कमी में आपको बताई दिया, यानी इस रोग में होगा क्या? रक्त का थक्का नहीं बनेगा थ्रोम्बोपिनिया में। या फिर इनकी क्या हो सकती है? अधिकता। तो ज़्यादा हो जाए कोई चीज़ तो वो भी क्या करती है? शरीर को नुकसान देती है ना, तो उसे बोलते हैं हमें थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस।
थ्रोम्बोसाइटोसिस, इनकी अधिकता हो जाएगी तो बताइए क्या होगा फिर, रक्त वाहिनियां जो है उसी में क्या हो जाएगा, रुधिर का थक्का बनना शुरू हो जाएगा और हृदय संबंधित रोग हमारे सामने आने लग जाएंगे। क्योंकि कमी हो रही है तो रक्त का थक्का नहीं बन रहा, और अधिकता हो रही है तो उस रोग को बोल रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी इसमें क्या हो जाएगा, फिर थक्का ज़्यादा बनना प्रारंभ हो जाएगा। और ज़्यादा बनने का मतलब है कि जो रक्त वाहिनी है उनमें ही रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड क्या सर्कुलेट जो कर रहा है, ब्लड का सर्कुलेट कौन है, हार्ट जो कर रहा है, उसको ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी और हमारे हार्ट से संबंधित विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी इनमें क्या हो जाता है, थक्का बनता है, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, और किस में, रक्त वाहिनियों में ही बनना शुरू हो जाता है, रक्त वाहिनियों में भी रक्त का थक्का बनना शुरू, जिसके कारण हृदय से संबंधित रोग। इन प्लेटलेट्स की यदि बात करें कि कहाँ पे पाई जाती है, किन में पाई जाती है, तो ये केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है, बाकी जीवों में तर्को कोशिकाएं पाई जाती है इनकी संख्या, इनके स्थान पर। ये किस में पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में, केवल स्तनधारी जो प्राणी है, स्तनधारियों में, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया भी था पहले कि जब डेंगू जो बुखार है वो किसी व्यक्ति को हो जाती है तो क्या होता है, उसकी प्लेटलेट से डाउन हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो जिसका उपचार होता क्या है, जैसे कि आपने सुना भी हो, डॉक्टर ने आपको बताया होगा, बकरी का जो दूध होता है ना वो इसके लिए, या फिर भेड़ का जो दूध है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। कारण क्या, तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा अचानक से हमारे शरीर में बढ़ जाती है और बाद में हमारा शरीर इसको रिकवर कर लेता है। क्योंकि डेंगू रोग में अचानक से प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, और डाउन होने के कारण हमें डेंगू रोग हो जाता है जो शरीर को जकड़ लेता है। और जब बकरी या फिर जो ऊँटनी है या फिर भेड़ का यदि दूध है उसका यदि सेवन किया जाए तो प्लेटलेट्स अचानक से व्यक्ति की ग्रोथ हो जाती है, और जिसके कारण वापस शरीर रिकवर कर लेगा, यानी प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत ये हमारे आ रहा है। या फिर जैसे फलों में यदि बात करें तो कीवी का फल, पपीते के छिलके वगैरह भी क्या करते हैं, इसमें कार्य करते हैं। यानी हमने प्लेटलेट्स पढ़ा, इसके कार्य रुधिर का थक्का बनना, अन्य नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट या फिर बिंबाणु। संख्या इनकी कितनी, 1.5 से लगभग 3.5 लाख प्रति घन, जीवन काल 10 से 12 दिन। कमी, इनकी कमी से कौन सा रोग, थ्रोम्बोपिनिया। थ्रोम्बोपिनिया का कमी, यानी कि इनका कार्य तो क्या था, रक्त का थक्का बनाना। अब ये रक्त का थक्का नहीं बनाएगी, कमी होगी तो, और उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपिनिया। इनकी अधिकता से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि इसमें क्या होगा, रक्त का थक्का रक्त वाहिनियों में बन जाएगा, यानी हमारे जो रक्त वाहिनियाँ है, ब्लड को सर्कुलेट हो रहा है जहाँ से पूरे शरीर में, उनमें ही रक्त जमना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस, जिसे हम बोलते हैं अधिकता को, और उसके अंतर्गत हृदय संबंधित विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। और ये किस में पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में। और उसके बाद में आपको डेंगू के बारे में बता दिया कि इसमें भी प्लेटलेट्स से ही संबंधित रोग है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या हो जाती है अचानक से डाउन, और जिसके कारण, और इसका उपचार हमने देखा कि ऊँटनी, भेड़ या फिर बकरी है उसका दूध, या फिर पपीते के छिलके वगैरह है, जैसे कीवी का फल है, वो इसमें उपचार में ज़्यादा सहायक है। तो ये हमारा टॉपिक इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।